हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। लाइव वीडियो के दौरान दोस्तों एक व्यूअर्स का रिक्वेस्ट था कि मिष्ठान फूड के ऊपर वीडियो बनाने के लिए मैंने बहुत सारे व्यूअर्स का नोट किया है। कंपनी का जो वीडियो बनाना है और कंपनी का डिटेल्स मुझे डालना है। तो जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं वो रिक्वेस्ट आप लोग का फुलफ़िल करूँगा। तो आज मैं एक व्यूअर्स का जो रिक्वेस्ट था उनको उनका मैं वीडियो डालने जा रहा हूं। और ये वीडियो देखने के बाद आप बिना स्किप किए एक एक इन्फॉर्मेशन आप देखिएगा। ये कंपनी के विषय में आपको डिटेल आइडिया हो जाएगा और आप डिसीजन ले पाएंगे कि आपको बाई करना है, सेल करना है। मेरा कोई भी वीडियो रिकमेंडेशन नहीं है, इन्फॉर्मेशन है। जब आपको इन्फॉर्मेशन, रिलायबल इन्फॉर्मेशन मिलेगी दोस्तों, तब आप उस स्टॉक को बेचना है या ख़रीदना है, खुद से भी आप डिसाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं। आज का जो कंपनी है वो है मिष्ठान फूड्स। मिष्ठान फूड्स का अभी जो क्लोजिंग प्राइस है वो 9 रुपया 17 पैसे का है। मिष्ठान फूड्स का जो पुराना नाम था वो था HICS सीमेंट्स लिमिटेड, जिसका नाम चेंज किया गया है फरवरी 2015 में। 2015 में इसका नाम चेंज कर दिया गया है। शायद पहले एक दूसरा ही बिजनेस में था और शिफ्ट किया है, इसके वजह से नाम चेंज किया गया है। तो ये जो कंपनी है मिष्ठान जो फूड्स है, ये एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट मतलब कि कृषि रिलेटेड प्रोडक्ट्स ये उत्पादन करती है, प्रोसेस करती है और बेचती है, जनरली फूड ग्रेन्स और अन्य कमोडिटीज़। तो इसका जो प्रोडक्ट्स है दोस्तों, इसका प्रोडक्ट है बासमती राइस, गेहूं, दाल, नमक और अन्य फूड ग्रेन्स। तो ये हो गए प्रोडक्ट्स मिष्ठान फूड्स का। थोड़ा बैकग्राउंड हम लोग जान लेते हैं इसका। इसका जो सब्सिडियरी कंपनी, एक सब्सिडियरी कंपनी भी इसने खोला है यूएई में, जिसका नाम है ग्रो एंड ग्रैब न्यूट्रिएंट्स FZ LLC। तो इसका काम ये है दोस्तों, इसका काम है मार्केट को बढ़ाना, कस्टमर से रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना, यानी कि बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए इंटरनेशनली यूएई में इसका सब्सिडियरी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था दोस्तों। इसके जो ब्रांड्स हैं वो है प्रिस्टीना और स्नोफ्लेक। लोकेशन इसका है गुजरात, अहमदाबाद में। और इसका जो इस्टेब्लिशमेंट, ये जो कंपनी इस्टेब्लिश हुआ था, काफ़ी पुराना कंपनी है, लगभग 39 ईयर्स हो चुका है। काफ़ी अच्छा लिगेसी है इसका। फरवरी 27, 1981 को ये इस्टेब्लिश हुआ था। इसके जो डायरेक्टर हैं हितेश कुमार गौरी शंकर पटेल हैं और मेन जो पर्सन हैं कंपनी के हितेश कुमार गौरी शंकर पटेल हैं। और अभी के जो मेजर प्रमोटर हैं वो भी हितेश कुमार गौरी शंकर पटेल ही हैं, जिन्होंने 43.48% का स्टॉक अकेले होल्ड किया है इन्होंने। कंपनी का जो प्रोसेसिंग प्लांट है वो हिम्मतनगर गुजरात में है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अराउंड ऑल ओवर द कंट्री 70,000 इसके रिटेलर्स हैं जहां इसका प्रोडक्ट्स जाती है सेल के लिए दोस्तों। और होटल और रेस्टोरेंट सेक्टर में भी कंपनी का अच्छा प्रेजेंस है। तो दोस्तों ये था थोड़ा सा बैकग्राउंड कंपनी का, थोड़ा सा सिनॉप्सिस, जिससे ये आपको क्लियर हो कि कंपनी कब इस्टेब्लिश हुई थी, कंपनी के डायरेक्टर कौन हैं और कंपनी के जो ये प्रोडक्ट्स क्या है, ब्रांड क्या है, सब्सिडियरी कौन है, ये सारा चीज़ मैंने आपको बताया। इसका पुराना नाम क्या है। तो ये बेसिकली एग्रो बेस्ड कंपनी है, फूड ग्रेन्स उत्पादन करती है, प्रोसेसिंग करती है और इसका प्रोडक्ट्स भी मैंने आपको बताया। अब जानते हैं दोस्तों इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है और इसमें क्या चेंजेस आई हैं वो हम लोग देखते हैं, जिससे हम लोग को कंपनी के ऊपर प्रमोटर्स का, अन्य इन्वेस्टर का विश्वास कैसा है वो भी हम लोग को पता चलेगा। हितेश कुमार, मैंने बताया आपको, जो डायरेक्टर हैं हितेश कुमार गौरी शंकर पटेल, अकेले उनके पास 43.48% स्टेक है, जो कि पहले था 46.87%। उसको इन्होंने बेच दिया है, शॉर्ट एंड परसेंटेज बेचा है और ये सितंबर में इनका जो स्टेक है वो घट के हो गया है 43.48%। तो बेचने का बहुत सारे कारण हो सकते हैं दोस्तों, ज़्यादा तो इन्होंने नहीं बेचा है। 46.87% था, 43.48 हो सकता है कि फंड का नीड पड़ गया है या कुछ होगा, तो वो रीज़न स्पष्ट नहीं है। मगर इनका जो स्टेक है वो कंपनी में थोड़ा सा घट गया है सितंबर 2024 में। प्रमोटर का ही प्रमोटर हैं। नेक्स्ट है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, यानी कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का देखिए एक अच्छा इसमें क्या दिखा है। सितंबर में FII वालों ने, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, इन्होंने अपना स्टेक 2.79% से बढ़ा के 5.63% कर दिया है।
आई थिंक ये जो डिफरेंस है लगभग ये हितेश कुमार जी ने बेचा है और एफआईआई वालों ने खरीदा है। तो सितंबर में और जो म्यूचुअल फंड वाले हैं, म्यूचुअल फंड वालों ने जो अपना स्कीम है, पहले 2 स्कीम में इन्वेस्टमेंट, 2 स्कीम से इसमें इन्वेस्ट किया था, अभी वो 5 पहुंच गया है, 5 स्कीम से इसमें इन्वेस्ट किया गया है। तो म्यूचुअल फंड वालों का भी इसमें इंटरेस्ट दिखा है दोस्तों। पब्लिक का इसमें टोटल 50.90% हिस्सेदारी है, पब्लिक का भी काफ़ी अच्छा है। तो ये बाज़ार में काफ़ी अच्छा ये वोलेटिलिटी दिखा सकता है, क्योंकि पब्लिक के पास शेयर रहता है। तो जो सेकेंडरी मार्केट जो हम लोग NSE BSE बोलते हैं, उसमें कारोबार में काफ़ी अच्छा वोलेटिलिटी दिखता है, इसमें पब्लिक के पार्टिसिपेशन दिखता है। तो दोस्तों ये था थोड़ा सा सिनेप्सिस मिष्ठान फूड्स का। अभी तक मैंने आपको बैकग्राउंड बताया और इसका जो प्रोसेसिंग प्लांट, ये सारे चीज़ बताया। शेयर होल्डिंग मैंने बताया। शेयर होल्डिंग में एक अच्छा चीज़ निकल के सामने आई है कि एफआईआई वालों ने थोड़ा विश्वास दिखाया है, 2.79% से बढ़ा के अपना स्टेक सितंबर में 5.63% किया है। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, जब तक एफआईआई वालों अच्छी तरह से रिसर्च नहीं कर लेते हैं, इन्वेस्टिगेशन नहीं कर लेते हैं, वो इन्वेस्ट नहीं करते हैं दोस्तों, तो एफआईआई वालों का विश्वास बढ़ना ये कंपनी के लिए एक अच्छा न्यूज़ है। आइए जानते हैं दोस्तों फाइनेंशियल्स के मदद से कंपनी का स्थिति क्या है, क्योंकि फाइनेंशियल पिक्चर बहुत सारे चीज़ बयां करती है। तो प्राइस कंपनी का जो 52 वीक प्राइस है वो 8 रुपया 6 पैसे से बढ़ के 26 रुपया 36 पैसा पहुंचा था इस साल, और अभी क्लोजिंग दिया है 9 रुपया 17 पैसे में। तो काफ़ी अच्छा खासा गिरावट आया है। तो ये गिरावट आने का पीछे का कारण है दोस्तों, गिरावट तो बहुत सारे कारण से आया है। इसका प्रॉफिटेबिलिटी अभी हम लोग चेक करेंगे, प्रॉफिट भी गिरा हुआ है, बहुत सारे फाइनेंशियल इंडिकेटर इसके ख़राब है, इसके कारण से भी गिरा है। और अभी अभी December 9 को सेबी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिस रिप्रेजेंटेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलत डाटा दिखाने की वजह से इसको शो कॉज नोटिस भेजा था, और उसी दिन December 9 को ही ये 20% का इसने लोअर सर्किट भी मारा था। वो भी एक मेजर कारण था कंपनी का जो मार्केट प्राइस है उसमें गिरावट आने का पीछे का कारण। और सेबी का ये कहना है कि कंपनी ने अपना सेल्स और परचेज काल्पनिक कारोबार के जरिए, फेक ट्रांजैक्शन के जरिए बढ़ा के दिखाया है। और कंपनी का, मगर ये कंपनी का जो कंपनी ने इस एलिगेशन को, सेबी के एलिगेशन को इनकार कर दिया है। अब देखना है आने वाले दिन में किस हिसाब से ये आगे बढ़ेगी। तो फाइनेंशियल के हिसाब से इसका मार्केट कैप काफ़ी छोटा कंपनी है, 458 करोड़ का कंपनी है। सेक्टर इसका जो सेक्टर पीई है, पी रेशियो 56.29% है, सॉरी 56.29 पीई है, प्राइस अर्निंग रेशियो। और इसका जो पीई है काफ़ी ज़्यादा है। इसका जो पीई है दोस्तों 125.57 है, काफ़ी महंगा स्टॉक है, क्योंकि अर्निंग कम होता है तो पी ज़्यादा हो जाता है। तो ये अर्निंग में कंपनी को ध्यान देना होगा यदि पी को कम करना है तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जो इसका जो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो वो 4.33%, वो थोड़ा नॉर्मल है, क्योंकि ज़्यादा नहीं बढ़ गया है। 2.12 इसका बुक वैल्यू है, तो 2.12 से ये 4 गुना ज़्यादा है, 9.17 जो प्राइस है। तो बुक वैल्यू, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो का फॉर्मूला होता है मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू। इसका जो बीटा वैल्यू है वो 0.94 है, यानी कि ये कम वोलाटाइल है मार्केट के हिसाब से। तो दोस्तों आइए जानते हैं जून क्वार्टर और सितंबर क्वार्टर के बीच का जो डिफरेंस है, इसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखते हैं एक एक करके। सेल्स इसका जून क्वार्टर में था 122 करोड़ अराउंड, और अभी सितंबर में 80 करोड़। सेल्स में गिरावट है। नेट प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, पहले 1 करोड़ था अभी 2 करोड़ है, तो ये नेट प्रॉफिट में सुधार आया है। हो सकता है एक्सपेंसेस कंट्रोल की वजह से ये नेट प्रॉफिट बढ़ा हो। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इसका गिरा हुआ है, 12.70% था और अभी 8.24% है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 7.67% था जून क्वार्टर में, अभी है 4.39%, इसमें भी गिरावट है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ, यानी कि मैंने वीडियो भी डाला था, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर इक्विटी क्या होता है, मतलब शेयर होल्डर का जो पैसा है कंपनी में, उसमें कंपनी को शेयर होल्डर को 6.95% रिटर्न मिल रहा है, जबकि जून क्वार्टर में था 33.23%। काफ़ी अच्छा खासा इसमें गिरावट है दोस्तों। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब होता है शेयर होल्डर का पैसा और बाहर से जो लोन लिया गया है, दोनों जोड़ के बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है दोस्तों 11.15, और लास्ट क्वार्टर में ये था 47.97%, ये भी गिरा हुआ है। तो फाइनेंशियल इंडिकेटर काफ़ी ख़राब है जून क्वार्टर कंपैरिजन में।
तो इसको कंपनी को ध्यान देना होगा। बस एक ही अभी तक मैंने पॉजिटिव देखा है इसका, एफआईआई वालों का जो विश्वास है कंपनी के प्रति बढ़ी है और सितंबर में एफआईआई वाले ने अपना स्टेक जो है बढ़ाया है। नेट प्रॉफिट मार्जिन भी गिरा हुआ है और सॉरी रिटर्न ऑन एसेट में जो एसेट को यूटिलाइज करते हैं, एसेट्स को यूटिलाइजेशन करने का जो रेशियो है, एसेट्स कैसे कंपनी यूटिलाइज कर रही है वो रिटर्न ऑन एसेट्स से दिखती है। लास्ट क्वार्टर में 19.34% था और अभी ये सितंबर क्वार्टर में है 4.51%, जो कि कम है और कंपनी अपने एसेट को अच्छी तरह से यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। यूटिलाइजेशन में भी गिरावट है दोस्तों। करंट रेशियो का जो स्टैंडर्ड रेशियो होता है, मैंने पहले भी बताया था, करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लिएबिलिटीज़। यानी कि करंट लिएबिलिटीज़ मतलब एक साल के अंदर अंदर कितना पैसा देना है क्रेडिटर को, अदर लिएबिलिटीज़, और एक साल के अंदर अंदर ऐसा एसेट जो एक साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं करंट एसेट। तो इसका जो स्टैंडर्ड रेशियो होता है दोस्तों 2:1 होता है। इससे ज़्यादा होता है तो उसको ख़राब माना जाता है, क्योंकि पैसा ब्लॉक हो जाता है करंट एसेट्स में, जैसे उधारी हो गया, इन्वेंट्री हो गया, ये सब करंट एसेट्स है। तो इसमें पैसा ब्लॉक होना कंपनी के लिए, कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। 2:1 स्टैंडर्ड है और ये है 4.03, तो काफ़ी ज़्यादा, लगभग डबल है। इसको ये भी कारण बन सकता है कंपनी का नेट प्रॉफिट कम होने का। लास्ट क्वार्टर में थोड़ा कम था, 2.86 था, लास्ट क्वार्टर में थोड़ा अच्छा ही था, इस क्वार्टर में इसका खराब हुआ है करंट रेशियो। क्विक रेशियो का स्टैंडर्ड, क्विक रेशियो मतलब होता है करंट एसेट्स जो हम लोग पहले करंट रेशियो में लिए थे दोस्तों, करंट रेशियो में जो करंट एसेट्स था उसमें यदि हम लोग लेट आइटम घटा देते हैं, जैसे इन्वेंट्री, डेटर, तो लेट आइटम घटा देते हैं, जो बाकी रहता है जैसे कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, जो ट्रेजरी बिल में इन्वेस्टमेंट, जो कैश में इजीली कन्वर्ट हो सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्विक एसेट। तो क्विक रेशियो का जो स्टैंडर्ड रेशियो है वो है 1:1, उससे ज़्यादा को ख़राब माना जाता है। तो क्विक रेशियो कंपनी का है 3.70, लास्ट क्वार्टर में ये था 2.53, तो ये भी बढ़ा हुआ है, ये भी ख़राब माना जाता है लिक्विडिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, लिक्विडिटी ब्लॉक हो गया है। इसका दूसरा रेशियो है दोस्तों डेप्ट इक्विटी रेशियो, ये थोड़ा अच्छा दिख रहा है, डेप्ट इसका कम है, 0.23 है, 0.70 तक को ठीक ठाक माना जाता है, तो 0.23 है, डेप्ट काफ़ी कम है कंपनी का। तो डेप्ट कम होने के कारण से आने वाले दिन में कंपनी अपने फंड से आगे बढ़ सकती है, उसमें कंपनी को ध्यान देना होगा। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 6 टाइम्स है, पहले था जून क्वार्टर में 16.55, इसमें भी कमी आई है, तो इसमें भी ध्यान देना होगा कंपनी को, 6.12 है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मतलब होता है कंपनी का जो EBITDA है, इसके ऊपर EBITDA क्या होता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स, डिप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन, इसका डिटेल वीडियो मैंने बनाया है, आप जाके देख सकते हैं। EBITDA आपको क्लियर हो जाएगी। EBITDA इंटरेस्ट कवर कर सकती है कि नहीं, इसका फॉर्मूला होता है EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसमें डिप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन नहीं होता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट कवर कर सकता है कि नहीं, कितना टाइम्स अर्निंग है इंटरेस्ट के मुकाबले, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो कि अभी तक कवर कर सकता है 6.12, मगर जून क्वार्टर के मुकाबले कम है, तो इसमें इसके ऊपर कंपनी को ध्यान देना होगा। असेट टर्नओवर रेशियो 1.13 है, काफ़ी कम है, लास्ट जून क्वार्टर में था 3.11। इसका मतलब ये होता है कि एसेट को यूज़ करके ये सेल्स में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स को हम लोग बोलते हैं एसेट टर्नओवर रेशियो। तो ये सिर्फ सेल्स एसेट के मुकाबले सेल सिर्फ 1.13 है, जबकि जून क्वार्टर में था 3.11 दोस्तों। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो मतलब होता है सेल्स डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री, कंपनी के पास जो स्टॉक है एक साल में कितना बार इसको रोल ओवर करता है, उसको बोलते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो जून क्वार्टर में ये था 16.47, मतलब एक साल में 16 बार ये अपना इन्वेंट्री को घुमाता है, मगर अभी जो सितंबर में है वो 11.05 है, तो इसके कारण से भी प्रॉफिटेबिलिटी में असर पड़ता है। इसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल, मैनेजमेंट के लैंग्वेज में, बिजनेस के लैंग्वेज में। तो ऑपरेटिंग साइकिल थोड़ा कम हुआ होगा, इसके वजह से इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो में इसका इम्पैक्ट पड़ा है दोस्तों। इसका मैंने पहले बताया, जून क्वार्टर में पीई था इसका काफ़ी कम था 15.38, अभी पीई 125.57 है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। अर्निंग कम होता है क्योंकि प्राइस अर्निंग रेशियो का फॉर्मूला होता है मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। तो अर्निंग पर शेयर यदि गिरता है तो पी रेशियो बढ़ जाता है, जिसके कारण से कंपनी को अब अर्निंग में ध्यान देना होगा। अर्निंग बढ़ेगा तो आने वाले दिन में प्राइस अर्निंग रेशियो मेंटेन हो सकता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ मिष्ठान फूड्स का अभी तक मैंने जो भी बताया आप लोगों को
वो आपको क्लियर हो गया होगा। इसके जो थोड़ा स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट का मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, क्या होता है आप जाके देख सकते हैं। कंपनी के जो इंटरनल पार्ट है, मैन, मनी, मशीन, मटेरियल और मेथड, ये इंटरनल पार्ट स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्रिएट करती है। और एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर जैसे पॉलिटिकल, लीगल, इकोनॉमिक, सोशियो कल्चरल और टेक्नोलॉजिकल जो इन्वायरमेंट है वो अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स क्रिएट करती है। तो कंपनी का स्ट्रेंथ पार्ट मैं बता दूं दोस्तों, डेप्ट इक्विटी, डेप्ट इसका कम है, ये स्ट्रेंथ पार्ट है। एफआईआई वालों ने इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है, ये भी एक स्ट्रेंथ है, पॉजिटिव साइड है। कंपनी का जो बाकी चीज़ें तो मैंने उतना, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो भी इसका स्ट्रेंथ हो सकता है क्योंकि ज़्यादा बड़ा नहीं है। बेटा वैल्यू भी ठीक ठाक ही है, 1 मतलब होता है मार्केट के रेशियो से बढ़ना, 0.94 है। मगर बाकी चीज़ें देखता हूँ तो कंपनी का थोड़ा मुझे ख़राब लगता है। तो वीकनेसेस काफ़ी सारे हैं, सेल्स, नेट प्रॉफिट, आपका बहुत सारे एसेट यूटिलाइजेशन इसका ख़राब है। सेल्स टर्नओवर, जो इन्वेंट्री टर्नओवर, एसेट टर्नओवर, कोई भी फाइनेंशियल डाटा आप पकड़ लीजिए, डेप्ट इक्विटी रेशियो के अलावा कोई भी इंडिकेटर इसका सही नहीं है दोस्तों। ये मेरा रिकमेंडेशन नहीं है, बस मैं इन्फॉर्मेशन आप लोग को प्रोवाइड करता हूँ। आपको डिसीजन आप खुद ही ले सकते हैं या तो आप एडवाइस ले सकते हैं। तो दोस्तों ये था वीकनेसेस ज़्यादा है, स्ट्रेंथ काफ़ी कम है इसका। और अपॉर्चुनिटी में देखा जाए तो यदि कंपनी खुद ही वीक है तो अपॉर्चुनिटी को ये भुना नहीं पाएगा। तो अपॉर्चुनिटी के लिए इसको पहले खुद ही स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। तो पहले कंपनी स्ट्रॉन्ग होगा तभी अपॉर्चुनिटीज़ तो इसको आते ही रहेगा क्योंकि मार्केट बहुत बड़ा है फूड ग्रेन्स का। आने वाले दिन में डिमांड के हिसाब से इसको फंडिंग भी करना होगा, इसको कोप भी करना होगा। तो आने वाले दिन में कंपनी के लिए चैलेंज है क्योंकि कंपनी का लगातार जो है और सेबी भी पीछे पड़ी हुई है फाइनेंशियल्स को लेके। तो दोस्तों ये अपॉर्चुनिटी बहुत सारे आ सकते हैं, पॉलिटिकल, लीगल इश्यू तो आ ही गया दोस्तों। ये चैलेंज है कंपनी के लिए, थ्रेट है अभी जो सेबी का आया हुआ है। तो कंपनी के पास थ्रेट है, चैलेंज है। और टेक्नोलॉजी भी बहुत फास्ट ग्रोइंग हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो उसको भी कोप करना होगा कंपनी को। तो कंपनी का मैं देख रहा हूँ थ्रेट्स ज़्यादा है, वीकनेस ज़्यादा है, मतलब इंटरनल साइड में वीकनेस ज़्यादा है, एक्सटर्नल साइड में थ्रेट ज़्यादा है। तो अपॉर्चुनिटी अभी तक नहीं मिला है कंपनी को, और स्ट्रेंथ पार्ट भी काफ़ी कम है। तो अभी मेरे ओपिनियन के हिसाब से मैं रिकमेंड नहीं कर सकता हूं दोस्तों। बस मेरा ओपिनियन ये है कि ये कंपनी का जब तक सुधार ना हो आने वाले दिन में, तब तक इसमें इन्वेस्ट करना मुझे मेरे अपना पर्सनल ओपिनियन से सही नहीं लग रहा है। बाकी आप अपने ब्रोकर और कंसल्टेंट से एडवाइस ले सकते हैं और डिसीजन कर सकते हैं। तो आज का वीडियो मुझे लगता है आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है मेरा इन्फॉर्मेशन, सारे चीज़ें, तो आप लाइक शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लाते रहूँगा। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, हैव अ नाइस डे।